बात करेंगे पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को लेकर कि आखिर किसी पार्टी को क्यों दें। क्योंकि पिछले 75 सालों से सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन देश के लिए कुछ खास विजन देखने को नहीं मिला कि आखिर जो परिवार 75 साल से बीपीएल में है वो अब भी बीपीएल में क्यों है। जिस परिवार को आपने आरक्षण का लाभ दिया उसे भी अब तक क्यों देना पड़ रहा है। अगर आपने अब तक कुछ किया होता तो जो परिवार आरक्षण का लाभ ले रहा है उसे आज आपको आरक्षण का लाभ देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है उसे आज उस कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आपने उन्हें आरक्षण और गरीबी रेखा का एक प्रमाण पत्र देकर उन्हें अपंग बनाने की कोशिश करी। आरक्षण की मलाई खुद खाकर के संसद तक तो पहुंच गए, लेकिन जातिगत जनगणना कराकर जिनकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं ना, तो क्यों ना उन्हें संसद भेजने के लिए अपने परिवारवादी कोटे से कुछ सीटें निकालकर उन गरीब और असहाय, बेबस और लाचार को भी संसद भेजने का काम करें। जो जातिगत जनगणना कराकर कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो मैं कहना चाहता हूँ पहले आप तय कीजिए कि देश की एकता और अखंडता के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जब तक आप और हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, यादव के नाम पर वोट देंगे तब तक ये जातिवादी नेता आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन आप विकास के नाम पर वोट देंगे और विकास के नाम पर सवाल पूछेंगे उस दिन परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले 10 सालों में भाजपा ने क्या किया, हम वोट क्यों दें। वर्षों से देश की भावनाओं से जुड़ा एक बहुप्रतीक्षित मामला श्री राम मंदिर निर्माण के साथ हम उन विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे जिन्हें देश की वाकई जरूरत थी और पूरे हुए। दोस्तों, किसी भी देश का विकास वहाँ की सड़कों पर निर्भर करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा सड़कों को लेकर किए गए अद्वितीय कार्यों का विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट। यह भारत का वह मेगा प्रोजेक्ट है जो देश के सभी एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्गों एवं राज्य मार्गों को आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट है, जो देश को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरी तरह से क्षेत्रों को क्षेत्रों से, राज्यों को राज्यों से आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। और लगभग 10 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट में लगभग 35,000 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिससे लोगों का समय तो बचेगा ही और माल ढुलाई की लागत भी कम होगी, तो वस्तुओं की कीमत भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कुछ एक्सप्रेसवे की बात करें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ बाराबंकी अयोध्या अम्बेडकर नगर अमेठी सुल्तानपुर मऊ और गाजीपुर को जोड़ता हुआ 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, कानपुर गाजियाबाद एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजीपुर वाया बलिया माझीघाट एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं जिन पर या तो काम चल रहा है या वो पूरे हो चुके हैं। इनमें से न ही कोई नेशनल हाईवे था ना ही कोई स्टेट हाईवे, ये सब के सब एक्सप्रेसवे का नाम है। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं कितना वीडियो में बताऊंगा। यह सभी एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा है, जो सरकार ने सोचा है कि देश के सारे कोने को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी है, उसका कहीं ना कहीं ये हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से देश का एक कोना दूसरे कोने से आसानी से जुड़ जाएगा, लोगों को आने जाने में समय बचेगा, माल ढुलाई में लागत कम आएगी, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की लागत कम होगी। अगला बात करेंगे हम सागरमाला प्रोजेक्ट को लेकर। हाँ दोस्तों, सागरमाला जो परियोजना है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रमुख 13 से 14 जो बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाहों को अपग्रेड करके एक दूसरे से अच्छी कनेक्टिविटी बनाने का कार्य किया जाएगा, जिसके साथ साथ हर बंदरगाह पर जाने के लिए सड़कों और रेलवे को कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, देश का अधिकतर व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है, तो इसकी वजह से देशी और अंतर्देशीय व्यापार में काफ़ी सुविधा देखने को मिल सकती है। DFC प्रोजेक्ट यह उच्च गति और उच्च क्षमता वाला विश्व स्तरीय तकनीकी के अनुसार बनाया गया रेल मार्ग होता है, जिसे विशेष तौर पर माल एवं वस्तुओं के परिवहन हेतु बनाया जाता है। शुद्ध और सरल भाषा में कहें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि रेलवे की माल ढुलाई के लिए चलने वाली माल गाड़ियों को अलग लाइनों पर चलाया जाएगा। जी हाँ, उन्हें एक अलग रेल लाइन पर चलाया जाएगा, जिससे कि वो डिस्टर्ब ना हो और ना ही हमारे पैसेंजर गाड़ियाँ भी डिस्टर्ब हों, जिससे कि जो माल गाड़ी समय से नहीं पहुंच पाती थी पोर्ट पे, उन्हें आसानी से पहुंचने में सुविधा मिलेगा। और इसके लिए अलग से रेल लाइन बिछाई जा रही है, जिसपे केवल मालगाड़ी चलाई जाएंगी। फिलहाल इसके 2 लाइनों पर भी काम चल रहा है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यह कॉरिडोर पंजाब में लुधियाना से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दनकुनी में समाप्त होता है।
और दूसरा है 1504 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से शुरू होकर दादरी उत्तर प्रदेश तक चलता है और यह देश के प्रमुख बंदरगाहों से गुजरता है। दोस्तों, अब तक हम लोग कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे, तो अब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देश की 90% रेलवे लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं, जो कि इलेक्ट्रिक से चल रही हैं। इसके लिए किसी तरह के सीमित संसाधनों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है अब हमें किसी देश में। और जब बात बिजली की हो रही है तो गांव में आने वाली बिजली को कैसे छोड़ सकते हैं। एक समय था जब हम लोग गांव के बाहर से लगभग 800 से 1000 मीटर तक केबल से बिजली लाते थे घरों में और डेली परेशान रहते थे। कभी केबल जल जाता था, कभी ज़्यादा लाइट वोल्टेज की वजह से घरों में जो इलेक्ट्रिक उपकरण लगते थे वो जल जाते थे। लेकिन अब यह समस्या का पूरी तरह समाधान हो चुका है। एक समय था कि जब पूरे दिन और रात मिलाकर 6 से 8 घंटे बिजली मिला करती थी, किसान परेशान हो जाते थे, खेतों की सिंचाई नहीं हो पाती थी। लेकिन आज समय बदला और लगभग 16 से 18 घंटे गाँवों को बिजली मिल रही है और वह भी बिजली के खंभे आपके घरों के पास पहुंच चुके हैं। ये परिवर्तन देखने को मिला है वास्तव में। आप माने न माने कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि यह परिवर्तन हुआ है। किसानों की सिंचाई के लिए सरकारी और निजी नलकूपों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। सरकारी नलकूपों पर तो पूरी तरह से सिंचाई के लिए पानी फ्री कर दिया गया है, पानी का कोई बिल नहीं लगता है। और निजी नलकूपों पर अभी आधा बिल देना पड़ता है और अगला प्लान है सरकार का कि पूरी तरह से फ्री कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। दोस्तों, जब दुनिया कोरोना वायरस बीमारी से जूझ रही थी तब हमारे देश ने समय रहते ही कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया और अब तक आंकड़ों की माने तो जो सरकार की वेबसाइट पे है उसके अनुसार 220 करोड़ डोज देश के परिवारों को दिया गया। यह भारी भरकम संख्या है दोस्तों। यह उपलब्धि इतनी आसान नहीं है। यह बताने के लिए काफ़ी है कि भारत सरकार अपने देशवासियों के लिए कितनी चिंतित और सतर्क है। और जब बात स्वास्थ्य की हो रही है तो हम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को कैसे छोड़ सकते हैं। आयुष्मान योजना PMJAY जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को लगभग, जिसमें 55 करोड़ लाभार्थी हैं, इस योजना के माध्यम से उन्हें 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है, जो कि भारत की आबादी का 40% हिस्सा है दोस्तों। 55 करोड़ लाभार्थी हैं, जो छोटी मोटी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना की। एक समय था कि जब हम लोग बैंकों में खाता खुलवाने के जाते थे तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, ये सच्चाई है। और आज का समय है कि लगभग 51 करोड़ गरीबों के बैंकों में खाते खोले गए हैं। जब इस योजना के तहत खाते खोले जा रहे थे तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि आखिर खाते खोल के मिलेंगे क्या। लेकिन आज उस योजना का लाभ देखने को मिल रहा है। आपका पेंशन हो, आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हो, आपका आवास का लाभ हो, किसी भी तरह की योजना का लाभ हो, DBT के माध्यम से डायरेक्ट आपके खाते में ट्रांसफर। कोई मीडिएटर नहीं, कोई दलाल नहीं। ना आपको ब्लॉक जाना है, ना आपको जनपद में तहसील भी जाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका लाभ आपके खाते में तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नहीं तो एक समय था कि एक माननीय पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो लोगों को 15 पैसे पहुंचते हैं। आज 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे के पूरे 100 पैसे पहुंचते हैं। ये है परिवर्तन दोस्तों, ये है। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के सीमांत एवं मध्यम किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये देने का निर्णय लिया गया। और जिसके हिसाब से आज की समय तक सरकार की वेबसाइट पर जो डेटा मिला है हमके, उसके हिसाब से लगभग 9 करोड़ किसान रजिस्टर्ड हैं और जिनको 100% पेमेंट किया जा चुका है अब तक। किसानों की मदद के लिए ये योजना एक महत्वपूर्ण मददगार साबित हुई। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, जिसके माध्यम से भारत सरकार ने प्रति माह लगभग 80 करोड़ गरीब परिवारों को 5 केजी राशन मुफ्त में देने का निर्णय लिया। और आज स्थिति ऐसी है कि कोई भी गरीब परिवार बिना खाए सो नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन से क्या होगा। अरे उस 5 किलो राशन का महत्व उनसे पूछिए जो शाम को किसी न किसी घर जा करके जो 1 किलो 2 किलो आटा 1 किलो चावल की जुगाड़ करते थे, उनसे पूछिए 5 किलो का महत्व बताएंगे। और यह योजना ही पिछले चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के तहत घरों में जो सप्लाई आती है पानी की, उसके बारे में।
सरकार के पोर्टल पर अब तक 20 करोड़ परिवार लगभग रजिस्टर्ड है, जिसमें से 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा रही है। तो पानी के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ ऐसे परिवार हुआ करते हैं जिन्हें स्वच्छ पानी की सप्लाई नहीं मिल पाती थी, आज उन्हें आसानी से स्वच्छ पानी की सप्लाई की जा रही है। अब हम बात करते हैं रोजगार को लेकर, जिस पर बहुत ही चिल्लम चिल्ली मस्ती है। रोजगार के क्षेत्र में ऐसा देखा गया कि वर्तमान की भाजपा सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में पिछली सरकार की अपेक्षा 1.5 गुना सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का रोजगार का सृजन हुआ, क्योंकि जितनी तेजी से आबादी बढ़ रही है, संभव ही नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। और आज का आधुनिक युग, टेक्नोलॉजी का सहारा, फिर तो रोजगार का चौपट नस्त है, निश्चित है। ऐसे में कैसे संभव है कि सबको सरकारी नौकरी दी जाए? इसलिए सरकार ने खुद निर्णय लिया कि हम फोकस करेंगे निजी क्षेत्रों पर, अपने स्वयं के उद्योग धंधों पर, जिस पर अच्छा खासा पहल देखने को मिला। अब एक फैसला था नोटबंदी, इस पर हम बात करते हैं। पीएम मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि अब 500 और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, जिसका बहुत ही विरोध भी हुआ। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन प्रधानमंत्री का यह फैसला काले धन पर जो अंकुश लगाने के लिए था, जिसका परिणाम देखने को जरूर मिला। अगला बात करेंगे जीएसटी को लेकर। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू किया। जीएसटी प्रत्यक्ष कर है, जो कि तरह तरह के जो कर थे उनको हटा करके एक कर बनाया गया, एक देश और एक कर लागू किया गया। और इस सिस्टम के तहत जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया और 0%, 5%, 12% और 18% इस तरह से इस व्यवस्था को लागू किया गया। मोदी सरकार के 2.0 के सबसे अहम फैसलों में से 3 तलाक को भी हम भूल नहीं सकते। 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना है, जो संसद का मुख्य उद्देश्य था। और संसद में 3 तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने 3 तलाक की शिकार हुई महिलाओं को बड़ी राहत दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर। पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल करना जरूरी है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया है और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में लगभग 18 जवान हमारे शहीद हो गए थे और सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया था और यह बहुत बड़ा निर्णय था। सरकार ने यह दिखाया दुनिया को कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। और इन सब के बीच हम जम्मू कश्मीर से हटाए गए 370 अनुच्छेद को कैसे भूल सकते हैं? मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक जम्मू कश्मीर से 370 को हटाना। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था। और भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र में अनुच्छेद 370 हटाने की बात की थी, जिसे उसने पूरा किया। अगला हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को लेकर। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में संसद में पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया। अगला बात करेंगे हम रेल बजट को लेकर। रेल बजट को आम बजट में विलय मोदी सरकार का बड़े फैसलों में से भी एक है। आम बजट में विलय करने के फैसले को भी गिना जाता है कि रेल बजट और आम बजट कैसे एक किया गया। इससे पहले रेल बजट को अलग से और आम बजट को अलग से पेश किया जाता था। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने की मंजूरी दे दी थी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि देश के सभी गरीबों को छत मिलेगा और उसके तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक लगभग 118 लाख आवास के लिए बजट पारित हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 84 लाख शहरी आवास कंप्लीट हो चुके हैं। तो वहीं ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो लगभग 3 करोड़ आवास पारित हुए हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ आवास बन के कंप्लीट हो गए हैं, घरों के मालिक को सौंपे जा चुके हैं। दोस्तों, आप वोट किसे देंगे, नहीं देंगे, निर्णय आपको करना है।
लेकिन सोचना जरूर है कि हम कब तक देश में जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद में उलझे रहेंगे। हमको विकास चाहिए और वोट विकास के नाम पर देना है। किसने विकास किया है वोट उसको देना है। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस समय खास करके बच के रहिए, क्योंकि देश में जातिवाद की राजनीति ज़बरदस्त तौर पे हावी हो चुकी है। मेरी जाति तेरी जाति, और यही कहकर नेता आपको हमको एक दूसरे से अलग करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे हमें बच के रहना है। वोट उसे देना है जिसकी जीत के जश्न में देश के नारे लगे, देश विरोधी नारे नहीं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।